देश देशांतर में आज बात करें कि आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों में जो गवर्नेंस है उसको लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कुछ अहम बिंदु या निर्देश हैं और इसको कंसल्टेशन के लिए, यानी कि पब्लिक कंसल्टेशन और जो स्टेक होल्डर हैं उनके कंसल्टेशन के लिए इसे पब्लिक किया गया है। इसमें कुछ खास बातें हैं, जिसमें कहा गया है कि बैंकों में अच्छी शासन और परंपरा, साथ ही पेशेवर प्रबंधन की एक मजबूत जरूरत है और इसलिए पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ के कार्यकाल को सीमित किया जाए। इसमें दूसरी जो अहम रिकमेंडेशन है, अगर समझे तो किसी भी बैंक का कोई प्रमोटर या मेजर शेयर होल्डर सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक के पद पर अधिकतम 10 साल का कार्यकाल होगा और या फिर 70 साल की उम्र, और इस समय अवधि के बाद उसे पेशेवर प्रबंधन पद को हर हाल में छोड़ना होगा। अच्छे शासन के तहत प्रबंधन फंक्शनरी जो प्रमोटर या मेजर शेयर होल्डर नहीं है, वो किसी भी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक या सीईओ के पद पर 15 साल तक लगातार रह सकते हैं और उसके बाद 3 साल का उन्हें कूलिंग पीरियड मिलेगा और इस दौरान पूर्णकालिक निदेशक या सीईओ के पद पर वो नियुक्ति पाने के दोबारा से पात्र हो सकेंगे। तो समझेंगे कि असल में आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों के मैनेजमेंट को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत क्यों पड़ रही है और इसकी टाइमिंग जो है वो क्या महत्व रखती है, और जो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इनके मायने क्या हैं, और अब तक जो स्थितियां हैं वाणिज्यिक बैंकों में वो क्या है और उसे बदलने की आज जरूरत आरबीआई को क्यों लगी है, और इसे समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ अशोक कुमार झा साहब हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशील चंद्र त्रिपाठी जी हैं, फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडसलैंड बैंक लिमिटेड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरजीत गुप्ता हैं, सीनियर एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। शुरुआत मैं अशोक सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर आरबीआई के इन नए सुझावों को देखें तो कहा जा रहा है इन सुझावों में कि वाणिज्यिक बैंकों का जो प्रशासनिक क्षमता है उसको मजबूत किया जाए, उसका मकसद ये है, और साथ ही जो गवर्नेंस है उसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसा क्यों लग रहा है, और इस समय को देखें, इस टाइमिंग को देखें खास तौर पर तो ये जो आरबीआई ने भी जो डिस्कशन पेपर निकाला है, इसका बैकग्राउंड में समझता हूँ ये है कि एक काफी बड़ा बैंक, प्राइवेट बैंक, जिसमें दिक्कतें आई हुई थी अभी रिसेंटली, तो उसको बैकग्राउंड में रखते हुए ये गाइडलाइंस जो भी इन्होंने डिस्कशन पेपर जो इन्होंने जारी किया है। तो अब ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, अब इसमें बहुत सालों से प्रमोटर्स, सीईओ, एमडी रहते हैं और रह चुके हैं, और उसी वजह से शायद उस बैंक में प्रॉब्लम आ गया था जो किसी को बाद में मालूम नहीं चला। तो उसको नज़र में रखते हुए आरबीआई ने सजेशन ये दिया है कि प्रमोटर्स जो रहेंगे या मेजर शेयर होल्डर जो रहेंगे उनको सिर्फ 10 साल के लिए वो सीईओ, एमडी रह सकते हैं, और जो नॉन प्रमोटर और नॉन मेजर शेयर होल्डर रहेंगे उनका टर्म 15 साल रहेगा, और उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ रहेगा, और 3 साल के बाद वो फिर आ सकते हैं सीईओ और एमडी के पोस्ट पे। लेकिन ये मैं समझता हूँ सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि इनका डिस्कशन पेपर काफी विस्तार रूप है, उसमें बहुत सारे सजेशंस हैं। कुछ तो पुराने ही हैं, जो पुराने जो हिसाब से चल रहे हैं, और कुछ उन्होंने उसको टाइटन किया रेगुलेशंस को। अब जैसे इसमें है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, ये शायद ये हो सकता है कि जैसे एक और बैंक था जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एमडी का और कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया था प्राइवेट बैंक में, तो उसको शायद बैकग्राउंड में रखते हुए उन्होंने वो किया था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर इसमें विसिल ब्लोअर पॉलिसी है। ये सारे पॉलिसीज पहले भी थे, लेकिन इनको जरा इन्होंने विस्तार पूर्वक इन्होंने लगाया है ताकि इसमें डिस्कशन हो और फाइनली ये गाइडलाइंस अडॉप्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से आरबीआई की तरफ से। ओके, त्रिपाठी सर, जो मौजूदा गवर्नेंस का सिस्टम है वाणिज्यिक बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का, उसमें ऐसा क्या है कि आरबीआई को लगता है कि उसे बदले बिना उसकी फंक्शनिंग को ज्यादा पारदर्शी या ज्यादा मजबूत नहीं बनाया जा सकता, और जिसमें सुझाव हैं, जो मैं कहूं कि जो पेपर पब्लिक के सामने आया है उसमें क्या ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु आपकी नजर में 3-4 हैं
जिसको लगता है कि गंभीरता से सोचने या इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होगी? देखिए, आरबीआई का लगातार ये प्रयास रहा है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है उनमें थोड़ा सेपरेशन हो। आरबीआई ने इसीलिए किसी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, जब बैंकिंग के लाइसेंस देने शुरू किए तो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को लाइसेंस नहीं दिया, कि वरना वो सारी क्रेडिट अपने ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रेफरेंस पर देते रहेंगे, ये शक बना रहा। उसके बाद आरबीआई ने ये भी कहा कि कोई प्रमोटर मैक्सिमम कितना शेयर रख सकता है। शुरू में तो ज्यादा रखे, लेकिन उसको टाइम दिया कि इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद अपने शेयर की लिमिट यहाँ तक लावे। ये भी एक रखा कि अगर आपका शेयर उससे ज्यादा है लेकिन आपके वोटिंग परसेंटेज इतनी होगी। ये सब करता रहा है। इसके बावजूद, क्योंकि जब 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो ये कहा गया कि नहीं, प्रमोटर को और ज़्यादा प्रमोटर की सपोर्ट चाहिए, बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही है, तो कुछ रिलैक्सेशन किया गया। अब ये देखने में आया है कि जब प्रमोटर खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है तो वही सेलेक्ट करता है सारे टॉप मैनेजमेंट को, और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है दोनों साइड में, एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में। ये देखने में आया कि वो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को ही ज़्यादा लोन देता है जिससे कि उसकी मुलाकात हो, ऐसी आशंका रहती है। और साथ ही साथ वो डिपॉजिट्स जो है, एक कासा कहा जाता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा डिस्पर्स डिपॉजिट होना चाहिए, बजाय उसके कुछ बड़े बड़े डिपॉजिट लेता है, तो दोनों साइड में उसकी रिस्क बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, कुछ प्रमोटर के ग्रुप कंपनियां उसी के साथ साथ अपना फाइनेंस कंपनी बना करके एक रिलेटेड बिजनेस भी करने लगती हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी चीजें आती हैं। तो ऐसे कई केसेस होते हैं। और अगर प्रमोटर खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव कई साल है तो ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत से जो परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह होते हैं उसको वो खुल करके दिखाता नहीं है, उसकी कहते हैं एवरग्रीनिंग करना लगता है, यानी उसी पर लोन दिखा के फिर उसको पहले दिखाया कि वो पैसा आ गया और फिर उसको लोन दे दिया, एवरग्रीनिंग करने लगता है। तो ये सब चीजें, कुछ ऐसे बैंक हैं, एक बैंक का जैसे हवाला दिया है अशोक जी ने, उसके केस में ये सब मामले सामने आए हैं। इसलिए आरबीआई ने ये चीजें कुछ हद तक पहले भी आरबीआई कहता रहा है, अब उसको वो फिर से वो जोर दे करके कह रहा है कि वो जरूरी है। और साथ ही साथ जैसे कह रहा है कि बोर्ड का सुपरविजन, बोर्ड क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, रिस्क एपेटाइट क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों को बोर्ड को देख करके गाइड करना चाहिए मैनेजमेंट को। तो ये अच्छा पेपर है और मैं समझता हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन होने से कुछ गवर्नेंस में अच्छाई आएगी। और ये सामयिक है। हाँ, कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं वो अभी चीज छूट गई है, उसको कभी बाद में फिर से देखना चाहिए होगा। सुनील सर, जिस तरीके से ये मैं कहूँ कि सुझाव है एक तरीके से, लेकिन जो सबसे बेहद सवाल ये खड़ा होता है कि इस वक्त इस तरह के गवर्नेंस को लेकर वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई को क्यों जरूरत पड़ रही है, क्या इसके बैकग्राउंड में है, और जिसको बदलने या जिसके आशंका खतरे को देखते हुए आरबीआई ने ये नया कंसल्टेशन का पेपर पब्लिक किया है। ये देखिए, जैसे त्रिपाठी जी और अशोक जी ने भी कहा है कि कई एक अभी जो इंसिडेंट हमने देखा है कुछ महीने पहले, उसको बेसिकली उसके मद्देनजर ये पेपर लाया गया है। और चूंकि ये लॉन्ग टर्म भी है तो लोग ये आरबीआई करती रही है, और ये बहुत जरूरी है कि शेयर होल्डर और डिपॉजिटर की इंटरेस्ट में बोर्ड काम करे। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही टाइम इससे अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम एक क्राइसिस, कोविड-19 के चलते एक क्राइसिस की तरह से गुजर रहे हैं, और इसी क्राइसिस के बैकग्राउंड में हम एक ये बहुत महत्वपूर्ण जो डिस्कशन पेपर है उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन करें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं उसके लिए, और डिपॉजिटर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। जी जहाँ सर, जिस तरीके से ये पेपर है, अगर इसके कुछ मूल बिंदुओं पर मैं जाऊं और शुरुआत में करूं कार्यकाल को लेकर कि 10 साल का अधिकतम कार्यकाल होगा किसी प्रमोटर, मेजर शेयर होल्डर, सीईओ का पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर,
और या 70 साल की उम्र तक, मौजूदा जो स्थितियां हैं उसमें ये कितना ज्यादा डिफर करता रहा है और इसे लॉक करने यानी कि 10 साल की समय अवधि में बांधने की जरूरत आरबीआई को क्यों लग रही है? नहीं, इसमें तो उन्होंने जो टेन्योर अभी जो सजेस्ट किया है, इसका तो वजह यही है कि कोई भी एमडी कहीं भी कोई कंपनी का हो या स्पेशली बैंकिंग एरिया में, अगर कोई एमडी 10 साल या 15 साल रहे तो अगर उस फंक्शनिंग में कोई अगर डिफेक्ट्स हैं तो वो बाहर नहीं निकलेगा। अब जैसे बैंक में ही है, अभी भी रूल्स हैं बैंक में कि कोई भी ऑफिसर सेंसिटिव पोस्ट पे 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा और जो सेंसिटिव पोस्ट में है भी उसको भी एटलीस्ट काफी बैंक्स में ये पॉलिसी है कि उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है जरूरी, ताकि अगर वो छुट्टी पे नहीं जाएगा तो अगर कुछ मैल फंक्शनिंग है, कुछ गड़बड़ है उसमें, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये है जो लोअर लेवल पे जो अभी चल रहा है, इसको टॉप लेवल पे भी लगा दिया है, क्योंकि गवर्नेंस के ख्याल से बहुत जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीईओ है उसको भी बदलना जरूरी है। क्योंकि अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक प्राइवेट बैंक में काफी सालों से ठीक वो उनका काम नहीं चल रहा था, लेकिन वो चलता गया फॉर मेनी इयर्स, और इसमें बाद में पता चला कि उसमें गवर्नेंस के इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आ गए थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यूज आ गए थे, लेकिन किसी ने उसको, अब उनके पास विसिल ब्लोअर पॉलिसी था कि नहीं, या इम्प्लीमेंट हो रहा था कि नहीं, क्या उनका रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज थे या नहीं थे, तो ये सब जो सारे गवर्नेंस इश्यूज हैं ये अब बाहर निकल रहा है, जबकि वो जो प्रमोटर सीईओ थे जब उनको बाहर किया गया। तो मेरे ख्याल से आरबीआई ने ये सोच के कि सच इंस्टेंसेस शुड नॉट बी रिपीटेड, इस वजह से उन्होंने ये डिस्कशन पेपर निकाला है, और मैं समझता हूँ कि काफी हेल्दी चीज है। ओके त्रिपाठी सर, क्योंकि आप बैंक के साथ जुड़े रहे हैं इस तरह से, जो पूर्णकालिक अंशकालिक डायरेक्टर या सीईओ को लेकर जो नए नॉर्म्स की बात कर रहा है आरबीआई, और जो मौजूदा मैं कहूँ कि व्यवस्था है वो किस तरीके की है, और नए नॉर्म से व्यवस्था और साथ ही साथ संचालन वो कितना उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रारंभ में तो जो प्रमोटर सीईओ होता है उसकी बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि संस्था को बिल्ड करना होता है और वो पूर्णकालिक उसमें पूरी तरीके से मनोयोग से लग करके उसको बिल्ड करता है। फिर एक बार संस्था बिल्ड हो जाती है तो ये देखिए ह्यूमन वीकनेस है, धीरे धीरे कि उस संस्था और व्यक्ति के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जब वही व्यक्ति बहुत दिनों तक उसी संस्था में मुख्य पद पर बना रहता है, उसी के कंट्रोल में सारी चीजें होती हैं। तो आरबीआई ने पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव्स का उनकी आयु की सीमा 65 वर्ष रखी थी, फिर उसको अभी कुछ दिनों बाद ही बढ़ाकर, कुछ दिनों पहले ही बढ़ा करके 70 की है। तो 70 जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अच्छी काफी सीमा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए फुल टाइम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव को 70 से आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4-5 साल पहले ही 65 से 70 किया गया है। 70 हमारे देश की स्थिति को देखते हुए एक अच्छी अवस्था है। और गवर्नेंस के इश्यूज में देखिए, जब प्रमोटर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है तो बहुत सारी बातें खुल के नहीं आती हैं, क्योंकि विसिल ब्लोअर भी जल्दी नहीं बंद होता है। कई जगह मैंने देखा विसिल ब्लोअर अगर कोई बात कहता भी है, कोई कमिटी बोर्ड की बनती है या सीनियर एग्जीक्यूटिव की, तो वो उसको एक तरीके से किनारे नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कि अलग से हम इसको ठीक कर देंगे, और बहुत सी ट्रांसपेरेंसी की भी चीजें नहीं होती है। इसी तरीके से देखिए कंपनी लॉ ने भी और आरबीआई ने भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का समय अब बांध दिया है, वरना बहुत जगह स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स लगातार वही चले आते थे। तो वो एक बहुत उनका अहम रोल होता है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस वो देखते हैं। इसी तरह से कंपनी लॉ ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी अब एक पीरियड बांध दिया है, क्योंकि देखिए कई ऐसी कंपनियां हैं जहां 30 साल 40 साल तक लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब आप बताइए 3-4 साल रहने के बाद उस व्यक्ति की उस कंपनी में वहां के मैनेजमेंट से जो मुलाकात हो जाएगी तो वो क्या इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये सब बातें हुई हैं,
और उसी तरह से ये पारदर्शिता लाने और गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है कि प्रमोटर डायरेक्टर्स को जो समय दिया है 10 साल का, वो 10 साल के बाद वो एक डिटैच्ड होकर के देखें, ओवरसाइट कमिटी हो जाए, ये सब चीजें हो सकती है। शायद आगे चल के हमें, जैसे जर्मनी में और जगह बैंक्स हैं जहां एक 2 टियर बोर्ड है, तो बड़े बड़े बैंकों में हो सकता है आगे चल के हम कभी सोचे, आरबीआई सोचे कि 2 टियर बोर्ड हो। लेकिन आज के दिन जो व्यवस्था है, आरबीआई का डिस्कशन पेपर मेरे ख्याल से ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। देखिए, जब मैं इंडसइंड बैंक में शुरू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना तो वहां स्थिति ये थी कि कासा बहुत कम था, यानी सेविंग और करंट अकाउंट जो कि काफी लोगों के पास जाकर के डिपॉजिट लेना पड़ता है, लेकिन वो स्टेबल डिपॉजिट होता है, वो कम था। और डिपॉजिट लिए गए थे बड़ी बड़ी कंपनियों से, और उसमें जो है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया जाता था, और जब वो चाहते थे कंपनियां हटा लेती थी। हमेशा बैंक की स्टेबिलिटी जो थी वो खतरे में होती थी। इसी तरीके से उनकी लेंडिंग जो है वो बजाय कि छोटे छोटे ज्यादा लोन दें, वो कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दे देते थे। अब वो कॉर्पोरेट्स जो हैं किसी वजह से, या तो आर्थिक कारणों से या किसी और कारण से, वो नहीं भुगतान करते थे, तो फिर वो बैंक की जो एएलएम का मिसमैच हो जाता था। तो इन सब चीजों को सुधार किया गया। तो ये सब चीजें तब हो सकती हैं जब के जो प्रोमोटर डायरेक्टर है उसका इंटरेस्ट कम करके और कंपनी और बोर्ड का इंटरेस्ट आगे लाया जाए, उसकी रिस्क एपेटाइट को समझा जाए, और वो बोर्ड समझ करके मैनेजमेंट को गाइड करे कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स लीजिए। अब आपके पास डिपॉजिट्स तो बहुत छोटी छोटी और थोड़े समय की है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के 15 साल 20 साल के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर दें, और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं ठीक ना चलें तो पैसा आपके पास आएगा नहीं, और डिपॉजिटर का पैसा आपको देना पड़ेगा तुरंत। तो ये सब चीजें बोर्ड को देखने की जरूरत है और इसको गाइड करने की जरूरत है, जो इसमें पेपर में दिया हुआ है। सुरजीत सर, एक और चीज जो इस कंसल्टेशन पेपर में है, जिस पर मुझे लगता है कि खासा फोकस आरबीआई ने किया है, वो है हितों का टकराव या फिर ड्यूअल इंटरेस्ट की बात भी इसमें कही गई है। मौजूदा जो सिस्टम रहा है, क्या इसी के चलते हमने बहुत सारे बैंकों में जो लीकेज है, जो प्रॉब्लम्स आई, वो शायद उसी का नतीजा था, और अब आरबीआई जो उस पतली कड़ी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है? ये एक अहम मुद्दा है। और जैसे हमने देखा है, ये जो कुछ बैंकों में जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे त्रिपाठी जी ने भी कहा कि अगर बहुत दिन तक आप रह जाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव रह जाएं आप, फिर उसका मैनेजमेंट में भी रहें, बोर्ड से भी आप मिले हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो इस पेपर में जो ये इस पर फोकस किया गया है, बहुत ही अहम फोकस है। और इसमें और एक चीज है कि बोर्ड को स्ट्रेंथन करना। बोर्ड, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि बोर्ड अगर शेयर होल्डर्स की हितों का रक्षा नहीं करेगा, डिपॉजिटर्स के हितों का रक्षा नहीं करेगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर अभी बहुत डायनामिक है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं, ताकि जहां आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बोर्ड ट्रांसपेरेंट हो, और डिसीजंस जो होंगे वो एक कलेक्टिव डिसीजंस होंगे, ओवरसाइट कमिटी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, ताकि आपका बैंक में क्या हो रहा है उसको पता हो। अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई सब कुछ हो गया, उसके बाद हम रेगुलेटर्स पहुंच रहे हैं और उसके बाद हमें पता चलता कि भाई ये था, ये भी था, ये प्रॉब्लम भी थी। तो ये सारी चीजों को एक प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने के लिए ये सारे गाइडलाइंस, ये जो डिस्कशन पेपर में दिया गया है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। जहाँ सर, एक और चीज जो इसमें कही जा रही है, एक तो ये जो पारदर्शिता की बात है जिसका सुजीत साहब ने जिक्र किया है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फोकस करने की कोशिश की गई है, और ये जो एक बड़ा रोग था इसे दूर करने का शायद प्रयास आरबीआई करना चाहता है। इसके अलावा एक और चीज इसके साथ कही गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बैंक के अंदर अगर कुछ चल रहा है तो उसकी जानकारी गवर्नेंस सिस्टम को आरबीआई को देनी होगी और इसे मैंडेटरी करना होगा। इसका एक्चुअली ना, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जरा ज्यादा डेलिकेट हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज। अब इसमें बेसिकली मैनेजमेंट is responsible to the board is responsible to the shareholders, and all the board, management and the shareholders together are responsible to the depositors. So ये financial institutions का ये separate, it is more critical.
दी गवर्नेंस इश्यूज ज़्यादा क्रिटिकल हैं इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो इसको देख के रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जैसे जो भी अपना जो निजी इंटरेस्ट होता है मैनेजमेंट का, इसको ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल दूर रखें। वो अपना जो ट्रांजैक्शंस हो शुड बी एट आर्म्स लेंथ। ये सारी चीज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इसका महत्वपूर्णता ज्यादा है, तो इसको ध्यान में रखना ज्यादा पड़ता है इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जब तक कि आर्म्स लेंथ में नहीं रहेगा डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द अदर जो लोग अपना बोरोवर्स हैं, जो बैंक आते हैं अपने काम से, तो इसमें मुश्किल हो जाएगा फिर बैंक को फंक्शन करने में। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको दूर रखा जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आरबीआई का जो पेपर है ये इसी को हाईलाइट ज्यादा किया है, और इसमें ये भी किया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होगा, ये ऑडिट कमेटी होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डायरेक्टर, ये सारी चीज इसमें इन्होंने इसलिए डाला हुआ है, कोडिफाई कर दिया है एक तरह से, उसको अपडेट करके। ये पहले भी था लेकिन इसको एक जगह पे सबको डाल दिया है ताकि सबको मालूम हो कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सिंगल एंटिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ओके, त्रिपाठी सर, क्या मौजूदा जो इस वक्त कमर्शियल बैंकों का मैनेजमेंट है और बोर्ड मीटिंग्स हैं, उसमें जो भी मैं कहूँ कि अगर किसी भी मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग की रिकॉर्डिंग या उसका पूरा का पूरा फाइलिंग, और साथ ही साथ जो असंतुष्ट सदस्य होते हैं या जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, अगर राय उनके इत्तेफाक नहीं है, अलग है, तो क्या वो उसमें नहीं लिखी जाती या उसकी कोई चर्चा नहीं होती है? क्योंकि नया सुझाव ये है आरबीआई का कि वो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिकॉर्ड में आना चाहिए और ये बेहद अहम है। देखिए, कोशिश तो ये होती है कि एक कंसेंसस हो, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं बनता है तो जो डिसेंटिंग व्यू है वो यथासंभव रिकॉर्ड किया जाता है। और ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि आरबीआई के इंस्पेक्टर्स जब जाते हैं बैंक को देखने और उसको इंस्पेक्ट करने, तो वो देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने क्या कहा है, कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, क्या कोई उन्होंने ऐसे जो स्टिकी लोन्स या जिन लोन्स के बारे में उनको कुछ शंका होती है कि प्रमोटर से मिले हुए लोग हैं, उन पर उन्होंने कुछ कहा है नहीं कहा है। ये अच्छे इंस्पेक्टर्स जो होते हैं आरबीआई के, वो ये सब चीजें देखते हैं। और अगर अच्छा बोर्ड है तो डिसेंट को एक तरीके से लॉजिकल तरीके से, रैशनल तरीके से, कोई पर्सनल वाली बात ना हो, जो ऑब्जेक्टिव उसके पॉइंट्स रेज्ड हो, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करता है जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग पर भी। इसीलिए जहां प्रोमोटर खुद ही चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, वहां ये चीजें कम हो जाती हैं। और मैं तो इसीलिए हमेशा ये रिकमेंड करता हूं, जब मैं सरकार में भी था तब भी मैं रिकमेंड करता था कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एमडी और चेयरमैन की पोस्ट अलग अलग कर देनी चाहिए। और अब जो नया कंपनी एक्ट है वो भी इसको प्रमोट कर रहा है। तो बैंकों में भी जो बड़े बैंक हैं उनमें भी ये चीज होनी चाहिए। लेकिन कई जगह जहां प्रमोटर और सीईओ बहुत पावरफुल होता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है, तो या तो वो खुद ही अपने हिसाब से चेयरमैन बनाता रहता है, तो वो चेयरमैन अलग होना चाहिए ताकि बोर्ड मीटिंग में रिकॉर्ड ठीक हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो बैंकों के बारे में अशोक झा साहब ने कही। देखिए, बैंकों की स्थिति थोड़ी सी फर्क होती है कंपनियों से, क्योंकि मान लीजिए प्रमोटर ने 500,000 करोड़ रुपया लगाया और शेयर होल्डर्स ने उसमें 5,000 करोड़ रुपया लगाया, तो 6,000-7,000 करोड़ रुपया है। लेकिन डिपॉजिटर का 1 लाख करोड़ रुपया होगा, लोन जो होगा वो करीब 70-75,000 करोड़ रुपया दिया गया होगा। तो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है जो कि और कंपनियों में नहीं होता है। इसीलिए इसमें सेंसिटिविटी होती है और इसमें ये देखा जाता है कि आप एक ट्रस्टी हैं, आप मैनेजमेंट एक ट्रस्टी है जो डिपॉजिटर को पैसे को लेकर के इंटरमीडिएशन कर रहा है ताकि उस पर रिटर्न अच्छा आवे और साथ ही साथ इकोनॉमी आगे बढ़े।
तो उनको एक ट्रस्टी की तरह होना चाहिए, इसीलिए सेंसिटिविटी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, आप जो है पूरे मनोयोग से कार्य करें। अब देखिए कुछ बैंकों में ये बात सुनने में आई, आप सबकी जानकारी में होगी कि उन्होंने एक दूसरी कंपनी बना ली, उस कंपनी से डीलिंग करते रहे, या किसी के कोई रिलेटिव आ करके कुछ डीलिंग करते रहे। ये सब चीजें जो है, इसीलिए लंबे टेन्योर पे फिर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव वो दब जाते हैं, वो नहीं कहते हैं कुछ। तो ये अच्छी बात है कि टेन्योर जो है वो एक फिक्स होना चाहिए, किसी को हमेशा के लिए नहीं बनना चाहिए। 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, वो टेन्योर ठीक है। जी सर, एक पॉइंट इसमें है कि विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है वो मस्ट करने की बात कही गई है और उसे स्ट्रांग बनाने की बात कही गई है। हाँ, इसमें है ना वो इस क्या मौजूदा सिस्टम में ये बेहद कमजोर है या फिर सिर्फ कागजों तक सीमित है? नहीं, एक्चुअली मौजूदा सिस्टम, अभी भी जो प्रेजेंट सिस्टम है वो भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो किसी एक जगह पे पूरा कोडिफाई नहीं किया गया है। कि इसमें जब ये डिस्कशन पेपर जो उन्होंने बताया है कि ये विसल ब्लोअर ये जो पॉलिसी होगा, इसमें कौन जो कमिटी बनेगी इसको देखने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी वगैरह रहेगा, तो विसल ब्लोअर किसको रिपोर्ट करेगा, अगर कोई अगर विसल ब्लो करना चाहता है कहाँ रिपोर्ट करेगा, उसका कैसा क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा उन्होंने इस डिस्कशन पेपर में कोडिफाई किया है। तो क्योंकि विसल ब्लोअर एक बहुत इम्पोर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि अगर बैंक में कुछ भी, अगर कोई भी संस्था में कुछ भी प्रॉब्लम हो जो मिसमैनेजमेंट का, तो ये बाहर आ सकता है अगर ये विसल ब्लोअर पॉलिसी विगरस और रोबस्ट रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने अभी किया है, ये था, अभी भी है, लेकिन उतना रोबस्ट नहीं था। अभी शायद और रोबस्ट बन जाएगा। तो ये सर एक आखिरी सवाल आपसे कि इस पूरे के कंसल्टेशन पेपर को देखें, कुछ ऐसा है जो छूटता नजर आ रहा है जिसको दायरे में लाने की जरूरत थी? नहीं, देखिए काफी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है ये, और सारे पहलुओं को देखा गया है। और एक चीज हम और बता दें कि देखिए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हो रही है सारे सेक्टर्स में, जैसे आप ऑडिटर्स का रोल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रोल, सारी चीजों का मतलब ध्यान में रखा गया है। और मूलतः ये इसलिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है कि ये बोर्ड को बहुत स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। तो अगर बोर्ड स्ट्रांग होगा और बोर्ड अगर डिसीजंस लेगा शेयर होल्डर और डिपॉजिटर्स के हित में, तो मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन होगा। और मेरे ख्याल से ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लाने की बात हम सोच रहे हैं वो शायद हम ला सकेंगे और बैंकों को ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आरबीआई के इस कंसल्टेशन पेपर के बाद जो नए नियम तय होंगे उसके जरिए जो वाणिज्यिक बैंकों का प्रबंधन है वो ज्यादा मजबूत, पारदर्शी होगा, जिससे बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा एफिशिएंट और मजबूत